तो हम लोग ने साइंस का जो 25 क्वेश्चन था वो पहले की वीडियो में कवर कर लिया है और आज हम लोग यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि 25 तक सिर्फ साइंस था जो कि हम लोग ने कल कवर किया था और उनमें क्या था कि ज़्यादा डिटेल्स में बताने के कारण वीडियो जो वो आधा घंटा का बन गया था, जिसके कारण वो उसको हम अलग से ही वीडियो बना दिया हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ जीके करने वाले हैं जो कि 50 क्वेश्चन होगा अगला। तो 50 क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए तो हमारा 26 नंबर से स्टार्ट होगा क्योंकि 25 तक साइंस का ही क्वेश्चन था। तो हमारे यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो अगर ग्राम सभा की सदस्यता कोई लेना चाहता है तो उसका जो उम्र होना चाहिए कम से कम वो कितना होना चाहिए, प्रश्न है हमारा। तो बता दूं आप लोग को, अगर ग्राम सभा के सदस्य बनना चाहते हैं कोई तो उसका उम्र जो है वो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष उसका उम्र कम से कम होना चाहिए ग्राम सभा के सदस्यता हेतु। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 27 की बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो किया गया था 1968 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1968 ईस्वी में जो है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बात करें यहाँ पर लास्ट बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था बिहार में वो कब लगाया गया था, तो याद रखिए आप लोग, बिहार में जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो 2005 में लगाया था। 2005 में बिहार में हो गया अंतिम बार राष्ट्रपति शासन और पहली बार जो लगाया गया था बिहार में वो 1968 ईस्वी में लगाया गया था। तो ये प्रश्न याद रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो आप आपात उपबंध का संबंध आप लोग को बता दूं कि आर्टिकल जो कि 352 से लेकर 360 तक है और ये जो है इसका जिक्र जो है वो भाग 18 में है। तो याद रखिए आप लोग, आपात उपबंध का संबंध जो है भाग 18 में है। और बात करें यहाँ पर भाग 20 का, तो भाग 20 में जो है हमारा है वो संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल है। तो भाग 20 आप लोग याद रखिएगा संविधान संशोधन से हो गया और भाग 18 हमारा आपात उपबंध से है। आपात जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपात हो गया, राजकीय आपात हो गया और वित्तीय आपात, ये सभी जो है वो 352 से लेकर 360 आर्टिकल तक है जो भाग 18 में है। बात करें यहाँ पर 352 आर्टिकल का, तो 352 आर्टिकल में जो हमारा है वो राष्ट्रीय आपात है। तो राष्ट्रीय आपात हो गया 352 में। और 356 की बात करें तो 356 आर्टिकल में हमारा जो है वो राजकीय आपात है या फिर इसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। तो 356 में हमारा राष्ट्रपति शासन है जो कि जस्ट अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर कि बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो पहली बार 1968 में लगाया गया था। तो वही यहाँ पर इसका जिक्र जो वो आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन का या फिर इसको हम लोग बोलते हैं राजकीय आपात, जबकि 352 में जो है इसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय आपात। और एक आर्टिकल है 360 और 360 आर्टिकल में जो हमारा जिक्र है वो है वित्तीय आपात का। तो यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन में इतना कुछ कवर किए। तो अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना 29 नंबर प्रश्न और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं, ये बताना है। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है ये नंबर कि अनुच्छेद 39 का ए है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये सही आर्टिकल 39 का ये में यही है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 में हमारा है कि अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण। तो ये भी सही है कि अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। और आर्टिकल 30 की बात करें, आर्टिकल 30 में जो वो अल्पसंख्यक जो है वो अपना संस्थान का मतलब निर्माण कर सकते हैं, अपना संस्थान खोल सकते हैं, उसका जिक्र है आर्टिकल 30 में। और बात करें यहाँ पर आर्टिकल 44 का, तो यहाँ पर दिया गया है वो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो समान सिविल संहिता जो है वो आर्टिकल 44 में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। यह आर्टिकल 44 आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि समान सिविल संहिता जो है ये आर्टिकल 44 में है। तो ये भी सही यहाँ पर है। बात करें यहाँ पर आर्टिकल ऑप्शन डी का, यहाँ पर आर्टिकल 50 है और इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिया गया है। आर्टिकल 50 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से नहीं संबंधित है, बल्कि अनुच्छेद 50 जो है ये संबंधित है
अनुच्छेद 50 जो है वो संबंधित है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से। किससे संबंधित है? ये है कार्यपालिका का, जो हमारा कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का संबंध है। तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा आर्टिकल 50। और यहाँ पर जो लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो ये जो है इसका जिक्र जब आर्टिकल 51 में है। तो आर्टिकल 51 में हमारा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अभिवृद्धि, और आर्टिकल 50 में कि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका का पृथक्करण, इससे संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, इस तरह आप लोग याद रखिए। यहाँ पर यही मिस्टेक दिया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा यहाँ पर कि 30 नंबर की, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट सौंपती है वो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 32 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी ने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति का पद पर कार्य नहीं किया? इनमें से कौन सा राष्ट्रपति है? यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है सभी राष्ट्रपति है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो कि पहले उपराष्ट्रपति पद पर नहीं कार्य किए हैं? तो बता दें आप लोग को, ये नीलम संजीव रेड्डी जो है ये पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, मतलब पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं, डायरेक्ट राष्ट्रपति बने हुए हैं ये नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। और आप लोग को बता दूं यही वो राष्ट्रपति जी है जो कि निर्विरोध चुना गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रपति है जो कि निर्विरोध चुना गया था? ये नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 33 की, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा द्वारा गठित जो समिति था इसका अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न यहाँ पर है 34 नंबर प्रश्न। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है वो सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग बता दूं ये 1756 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1756 ईस्वी। अगला प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 की, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था उसका नाम है उदंत मार्तंड। इसे हम यहाँ पर लिख देता हूँ कि हिंदी समाचार पत्र का जो पहला जो हिंदी समाचार पत्र था वो था उदंत मार्तंड। इसका स्पेलिंग इस प्रकार है उदंत मार्तंड। ये जो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था ये उदंत मार्तंड है। और बात करें यहाँ पर इसका प्रकाशन का, तो ये 30 मई 1826 ईस्वी को जो है इसका जो प्रकाशन किया गया था वो जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। और ये कोल्लू टोला मोहल्ला जो कि कोलकाता में स्थित है वहाँ से किया गया था। कहाँ पर? कोल्लू टोला मोहल्ला है जो कि कलकत्ता में स्थित है, वहीं पर इसका पहली बार प्रकाशन किया गया था। हिंदी भाषा का ये प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। याद रखिएगा आप लोग, प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ये उदंत मार्तंड नहीं था, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था। जुगल किशोर ने किया था, ये भी याद रख लीजिएगा, जुगल किशोर, और कलकत्ता में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 36, और प्रश्न संख्या 36 की बात करें तो यहाँ प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है आप लोग को कि निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? तो किस संस्था का गठन जो वो दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था ये बताना। यहाँ पर बात करें यहाँ पर पहला ऑप्शन का लंदन इंडिया सोसाइटी। तो लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना जो है वो किया गया है 1865 ईस्वी में। कब किया गया? 1865 ईस्वी में। और ये भी कहा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में किया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया है, और ये किया गया है 1866 ईस्वी में। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जब 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था।
बात करें यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना जो है वो किया गया है बदरुद्दीन तैयब जी और इसके साथ थे तैलंग एवं फिरोज शाह मेहता। तो ये सभी ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में किया है। तो यहाँ पर यह बात गलत हो गया कि दादा भाई नौरोजी ने किया है। तो ये दादा भाई नौरोजी का ये क्या है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा गठन किया हुआ संस्था नहीं थी, इसलिए इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, तो बॉम्बे एसोसिएशन का गठन जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था और इसका जो किया गया था गठन वो 1852 ईस्वी में किया गया था। तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 ईस्वी में हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 37 और इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। तो इनमें से कौन सा जो है कार्य वो कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो इसमें क्या क्या हुआ था ये बताना है। तो पहला यहाँ पर है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये बात सही है कि 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उनमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये बात सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये बात भी सही है। और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन भी किया गया था। तो ये सभी सही है इनमें से, जो 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और तीनों सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जो जिस समय कांग्रेस का सूरत विभाजन जो हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए आप लोग, सूरत विभाजन कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। और इसमें इस समय पूछा जा रहा है कि कौन सा वायसराय था। तो आप लोग बता दूं कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो इसका कार्यकाल जो है वो वायसराय के रूप में वो है। याद रखिए आप लोग, लॉर्ड मिंटो जो है हमारा यहाँ पर इसका कार्यकाल जो है वो 1905 से 1910 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है वायसराय के रूप में। तो इसी के कार्यकाल में क्या हो जाएगा, सूरत विभाजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही क्या हुआ था, सूरत का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 39। इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को 39 नंबर प्रश्न में कि भारत में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था, ये किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो ही स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था छात्रों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 40 और प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति लागू किया था। तो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा का जो नीति है वो लागू किया गया था किसके द्वारा, तो ये किया गया था जहांगीर के द्वारा। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा ये चालू किया गया था 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा नीति। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 41 की सतनामी विद्रोह। तो सतनामी विद्रोह कह रहा है कि किस मुगल शासक के समय हुआ था। तो सतनामी विद्रोह आप लोग को बता दूं कि ये जो हुआ था 1672 ईस्वी में किसानों एवं मुगलों के बीच हुआ था। और जो ये हुआ था विद्रोह, ये हुआ था मथुरा के निकट नरनौल नामक स्थान पर हुआ था। और इसका नेतृत्व जो वो सतनामी नामक धार्मिक संप्रदाय ने किया था, इसीलिए इसका नाम सतनामी विद्रोह रखा गया है। और इस समय जो कार्यकाल था 1672 ईस्वी में ये हुआ था। तो 1672 ईस्वी में जो कार्यकाल था वो औरंगजेब का था। तो औरंगजेब के समय ये सतनामी विद्रोह हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा कि सतनामी विद्रोह जो हुआ था वो किसके समय हुआ था, ये औरंगजेब के समय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 42 की ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। तो ऋग्वेद के काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है, तो ये माना गया है सरस्वती नदी को। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरस्वती नदी को जो है वो सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। तो अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 43 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 43 में कि
निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? तो अंग महाजनपद बिहार से संबंधित है, ये बात सही है। बात करें यहाँ पर मगध का, तो मगध भी बिहार से संबंधित है। और अंग महापद जो है यहाँ पर अपना है, अंग जो है महाजनपद है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाता है? अपना भागलपुर आ जाता है और मुंगेर आ जाता है। और बात करें मगध का, तो मगध जो हमारा है ये किधर है? ये दक्षिणी बिहार का ये क्षेत्र है मगध। और बज्जी का बात करें, जिसको हम लोग वैशाली इसका राजधानी हो गया, ये जो है उत्तरी बिहार से संबंधित है। और वत्स जो है ये हमारे बिहार से संबंधित नहीं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा था कि कौन सा महाजनपद जो है वो क्या है, बिहार से संबंधित नहीं है। तो वत्स जो है उत्तर प्रदेश का यह महाजनपद है, ना कि बिहार का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं अनोखा कक्कुट अपने साथ ले गया था? तो ये कनिष्क सिंह था, जो कि कुषाण वंश का आप लोग को पता है प्रसिद्ध शासक है कनिष्क। इसी के द्वारा जो है ये पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया था और वहाँ से भिक्षा पात्र एवं अनोखा कक्कुट अपने साथ ले गया था। और अश्वघोष भाई मतलब इस अश्वघोष जो एक क्या कहते हैं, अश्वघोष जो एक प्रसिद्ध विद्वान था, उसको भी कनिष्क ने लेते गया था यहाँ से। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी था, इसे ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की था? तो किसने रोजगार कार्यालय का स्थापना किया था? तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाले पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्तर से दक्षिण को हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सा पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले काराकोरम पर्वत श्रेणी जो कि सबसे उत्तर में, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी आता है, फिर जास्कर आता है, उसके बाद फिर पंजाल पर्वत श्रेणी आता है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम है, इसे आप लोग याद रख लीजिए, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर मिलान करना है कि सूची 1 में नदियाँ हैं और दूसरी में सहायक नदियाँ, तो कौन कौन सा किसका सहायक नदी है, ये मिलान करना है। बात करें कृष्णा नदी का, तो कृष्णा नदी का सहायक नदियाँ यहाँ पर दिख रहा है, भीमा नदी है। तो यहाँ पर कृष्णा नदी का जो सहायक नदी हो गया वो भीमा नदी हो गया। और बात करें यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का, तो ब्रह्मपुत्र का जो सहायक नदी है वो तीस्ता हो गया। ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी तीस्ता हो गया। कृष्णा का सहायक नदी भीमा हो गया। और गोदावरी का जो सहायक नदी है वो गोदावरी का सहायक नदी हो गया इंद्रावती। तो गोदावरी का क्या हो गया, इंद्रावती की सहायक नदी। और यमुना का जो है वो चंबल नदी हो जाएगा सहायक नदी। तो यमुना का सहायक नदी हो गया चंबल नदी। तो इसे आप लोग मिलान कर लेंगे। इसका देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का ही राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 48 और इसमें पूछा जा रहा है आप लोग कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आप लोग को बता दूं, ये जो है कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा नदी डेल्टा तक इसका विस्तार है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार जो वो कुमारी अंतरिक्ष से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा तक है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 49 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 49 नंबर प्रश्न में कि पीली क्रांति का संबंध किस फसल उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध आप लोग को बता दूं, ये जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति हो गया दूध उत्पादन से। और यहाँ पर मत्स्य उत्पादन यहाँ जो है वो झींगा का मछली उत्पादन जो होता है वो किससे संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। जो मत्स्य उत्पादन है इसको हम लोग कहते हैं नीली क्रांति। याद रखिए आप लोग, नीली क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और स्वर्ण उत्पादन यहाँ पर दिया है, स्वर्ण उत्पादन से संबंधित हम लोग जानवे नहीं करते कौन सा क्रांति है। और बात करें यहाँ पर अंडा उत्पादन से, तो अंडा उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो रजत क्रांति हो गया। और बादामी जो बादामी क्रांति हमारा बादामी क्रांति हो गया मसाला उत्पादन से। तो इतना आप लोग फिलहाल याद रखिएगा। और स्वर्ण क्रांति वो सुनहरी क्रांति होता है। तो सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 50 के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो एक साइड में आप लोग को जनजाति दिया गया और एक साइड में उससे संबंधित जो क्षेत्र है वो दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो सेमांग जनजाति जो है वो यहाँ पर दिया गया है कंगो। तो ये कंगो सेमांग नहीं है, ये गलत दिया गया है। सेमांग जनजाति जो है वो मलेशिया के क्षेत्र में पाया जाता है, मलेशिया में पाया जाता है। ये सेमांग जनजाति यहाँ पर कंगो दिया गया, ये गलत दिया गया है।
और यहाँ पर बात करें बद्दू जनजाति, तो बद्दू जनजाति जब वो अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में बद्दू जनजाति पाया जाता है। यहाँ पर केन्या दिया गया, ये भी गलत हो गया। सकाई जनजाति जापान, ये भी गलत दिया गया, क्योंकि सकाई जनजाति जो हमारा है वो इंडोनेशिया में पाया जाता है। सकाई जनजाति कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये बात भी यहाँ पर गलत दिया गया था। और बात करें यहाँ पर मसाई, तो मसाई जो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, ये सही क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि मसाई जनजाति जो है वो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम श्रेणी है? तो नवीनतम श्रेणी जो यहाँ पर है हमारा हिमालय श्रेणी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा सबसे पुरानी जो है वो कौन सा है? तो पुरानी सबसे जो पुरानी श्रेणी है वो हमारा अरावली श्रेणी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 52, इसमें पूछा जाए आप लोग एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? तो एक चंद्र दिवस की अवधि जो होता है वो 24 घंटे 52 मिनट होता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 53 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की सौभाग्य योजना संबंधित है। तो सौभाग्य योजना आप लोग याद रखिएगा, सौभाग्य योजना जो संबंधित है वो संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से संबंधित है ये सौभाग्य योजना। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 54, और इसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है कि अटल नव परिवर्तन, अटल नव परिवर्तन इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो बता दें आप लोग को ये इनोवेशन मिशन जो स्थापित किया गया है वो नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। और नीति आयोग जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है, जो कि अभी श्री नरेंद्र मोदी जी है। और बात करें आप उपाध्यक्ष है, तो उपाध्यक्ष जो होता है वो नीति आयोग का वो अभी है ये क्या कहते हैं सुमन बेरी, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका उपाध्यक्ष जगह नीति आयोग का। और बात करें यहाँ पर CEO का, तो वर्तमान में जो CEO है नीति आयोग का वो है क्या BBR सुब्रमण्यन। याद रखिए आप लोग BBR सुब्रमण्यन जब वो अभी नीति आयोग का CEO है। उपाध्यक्ष हो गया अपना सुमन बेरी, और जो अपना अध्यक्ष हो गया वो राष्ट्रपति जी हो गए। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है 55 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है 55 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इनमें से क्या है जो कि HDI की मतलब गणना में वो शामिल नहीं होता है? तो आप लोग को बता दें HDI जो सूचकांक जारी किया जाता है वो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें जो है वो सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर देगा सामाजिक असमानता। अगला प्रश्न यहाँ पर है सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है? तो सेवा कर जो भारत में लागू हुआ है वो राजा चलैया समिति की सिफारिश पे हुआ है, जो कि अब GST में शामिल कर दिया गया। तो सेवा कर को अब GST में शामिल कर दिया गया है, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। GST गुड एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। और GST जो लागू किया गया था तो किस समिति की सिफारिश पर यह किया गया था? विजय केलकर समिति की सिफारिश पे। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, जैसे में ऑप्शन नंबर ये है केलकर समिति, इसकी सिफारिश पर जो वो GST लागू किया गया था। लेकिन सेवा कर जो लागू किया गया था वो राजा चलैया समिति के सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर की भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता। तो इनमें क्या जो वो नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता? तो ये आयात निर्यात बैंक को नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर जगह आयात निर्यात बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा 58 नंबर प्रश्न, और 58 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो बता दें आप लोगों को सबसे अधिक जो स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है वो महासागर है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महासागर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 59, इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो कौन सा यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए घास है, बकरी और आदमी है। तो घास हमारा हो गया उत्पादक, बकरी हो गया पहला जो हमारा हो जाता है क्या कहते हैं जो हम लोग किसी पर जो डिपेंड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी पर जो डिपेंड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता, या फिर बोलते हैं हम लोग उसको, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रथम उपभोक्ता। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता हमारा यहाँ पर बकरी हो गया, और फिर द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा आदमी, और उत्पादक तो हमारा घास हो ही गया। तो ये क्रम जो है ये खाद्य श्रृंखला को दर्शा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर रहेगा
खाद्य श्रृंखला घास हो गया उत्पादक, बकरी हो गया प्राथमिक उपभोक्ता और आदमी हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक साइड में आप लोग को दिया गया है राज्य और दूसरे साइड में राष्ट्रीय उद्यान दिया गया, तो ये मिलान करना है। तो आप लोग को बता दूँ कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो ये कर्नाटक में स्थित है, इसका हो गया यहाँ मिलन हो गया कर्नाटक में। फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और सिमलीपाल की बात करें तो सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। और बात करें यहाँ पर मानस नेशनल पार्क, तो मानस नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित है। इस प्रकार ये मिलान कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि 61 नंबर की बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आप लोग को बता दूं कि बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, वो ये 1964 ईस्वी में हुआ था। और ये जो बोकारो स्टील प्लांट जो निर्माण किया गया ये किसके मदद से किया गया है, तो ये रूस के सहयोग से किया गया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एक तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आप लोग याद रखिएगा 1964 ईस्वी में हुआ है। आप लोग को बता दूं कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो गया 1951 से 1956, फिर 56 से हो गया 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो 61 से लेकर 66 तक था। तो इसी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में जो है स्थापना हुआ था 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट का रूस के मदद से। इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ है कि किस संसद का नाम फेडरल असेंबली है। तो फेडरल असेंबली किस संसद का नाम है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए से स्विट्जरलैंड इसका जो है राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं, जिसका कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई नहीं इनमें से। तो फेडरल असेंबली याद रखिएगा आप लोग। फेडरल असेंबली जो संसद का नाम है वो कहाँ का संसद का नाम है, ये है स्विट्जरलैंड के संसद का नाम। बात करें यहाँ पर तुर्की के संसद का नाम, तो तुर्की के संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। क्या नाम है? ग्रैंड नेशनल असेंबली है। और फ्रांस का जो संसद का नाम है वो सिर्फ नेशनल असेंबली है। सिर्फ नेशनल असेंबली पूछा जाएगा तो वो फ्रांस का हो जाएगा संसद, और ग्रैंड नेशनल असेंबली पूछा जाएगा था वो हो जाएगा तुर्की। बात करें यहाँ पर मिस्र का, तो मिस्र का जो संसद का नाम है वो पीपुल्स असेंबली है। मिस्र का संसद का नाम क्या हो गया? पीपुल्स असेंबली हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लाले बंजी अभयारण्य जो वो किस राज्य में स्थित है। तो लाले बंजी अभयारण्य जो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि वन्य जीव सप्ताह जो वो कब वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान योजना की शुरुआत की गई थी, ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न है कि स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्मोक एंड एसेज पुस्तक का लेखक जो है वो है अमिताभ घोष। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कॉर्पोरेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किन देश के मध्य होता है। तो कॉर्पोरेट सैन्य अभ्यास आप लोग याद रखिएगा, ये जो होता है भारत और थाईलैंड के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं थाईलैंड के बीच जो है वो कॉर्पोरेट 2023 का आयोजन हुआ है, ये एक सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 68, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या था। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में जो भारत का स्थान था वो 135वां था। और बात करें यहाँ पर 2023 में जो भारत का स्थान हो गया है वो 126वां स्थान हो गया है शांति सूचकांक में। तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 69 के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आप लोग बता दूँ कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है वो ऋतुराज अवस्थी जी है। कौन है? ऋतुराज अवस्थी है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है वो ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। बात करें यहाँ पर पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो पहला विधि आयोग का अध्यक्ष जो थे वो MC सीतलवाड़ थे। कौन थे? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ याद रखिए आप लोग, ये जो है पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 70, अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो अनवर इब्राहिम जो है किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है, ये हुआ है आप लोग को बता दूं कि अनवर इब्राहिम जो है ये जो है क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, ये मलेशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया का जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है वो अनवर इब्राहिम हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 71, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग 71वें प्रश्न में कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023, जो कि आप लोग पता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इसका थीम क्या था, मतलब विषय क्या था विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का। तो आप लोग बता दें विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का जो थीम था वो हेल्थ फॉर ऑल था। तो हेल्थ फॉर ऑल आप लोग याद रखिएगा 2023 का थीम था। और 2024 का थीम की बात करें तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को 2024 में, इसका जो थीम था वो था माई हेल्थ माई राइट। 2024 का आप लोग याद रखिएगा थीम माई हेल्थ माई राइट। ये जो है 2024 का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को, उसका थीम था माई हेल्थ माई राइट, मतलब मेरा स्वास्थ्य जो है वो मेरा अधिकार है। ये इसका हिंदी में हो गया। अगला यहाँ पर ऑप्शन है सॉरी प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो एशियन गेम्स 2022 का आप लोग याद रखिएगा इसका आयोजन जब वो चीन में किया गया है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीन के होंगजाओ में हुआ है। और बात करें यहाँ पर कि जो एशियन गेम्स हुआ है चीन में, इसमें जो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिनमें से आप लोग को 28 स्वर्ण पदक हो गया, 38 रजत पदक हो गया और 41 जो है वो कांस्य पदक हो गया। याद रखिए आप लोग टोटल भारत ने जो है वो 107 पदक जीते हैं टोटल, और इनमें से क्या हो गया 28 हो गया अपना स्वर्ण पदक, फिर बात करें यहाँ पर तो 38 हो गया रजत पदक और 41 हो गया कांस्य पदक। तो इसे आप लोग जोड़िएगा तो 107 पदक टोटल हो जाएगा, जो कि भारत के द्वारा जीता गया। और ये जो है भारत ने पहली बार 100 से अधिक मतलब पदक जीता है, 100 प्लस पहली बार ये जीता गया है भारत के द्वारा एशियन गेम्स में। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 73 कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 में मिला है वो पियरे ऑगस्टिनी को मिला है, फ्रैंक कांस को मिला है और एनी एल हुलियर, मतलब इनमें से सभी को मिला। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 74 में प्रश्न है कि पहले इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो पहली बार जो इंटरनेट शुरू किया गया था उस पहला राज्य है वो केरल राज्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य द्वारा पहला भारत राज्य का मतलब इंटरनेट सेवा करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया। और यहाँ पर बात करें 75 में प्रश्न का, तो 75 में प्रश्न है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितनी ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम शुरुआत की है। तो आप लोग बता दो कि आकांक्षी ब्लॉक योजना जो शुरुआत की गई है वो 500 ब्लॉक में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।